हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिविल इंजीनियर। अगर आप एक फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस के इनिशियल स्टेज में हैं तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब भी आप साइट पे जाते हैं तो ये नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। तो अगर आप पूरी कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर? The point of contraflexure is a point where bending moment changes its sign. Bending moment is zero. तो ये क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है कि सपोज ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हम देख रहे हैं कि बेंडिंग मूवमेंट क्या कर रहा है, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ये साइन चेंज हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पॉइंट में डेफिनेटली जहां से पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, यहां पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगी? बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो होती है या बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करता है। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड देयर मिक्स प्रोपोर्शन। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन कौन सा है और देयर मिक्स प्रोपोर्शन। M7.5 है, उसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या है? 1:4:8, where 1 is a ratio of cement, 4 is the ratio of sand and 8 is the ratio of aggregate। ठीक है, ये 7.5 का आ गया। M10 का क्या रेशो होता है? 1:3:6, 1 सीमेंट, 3 सैंड एंड 6 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। M15 का होता है 1:2:4। M20 का होता है 1:1.5:3। ये मोस्टली M20 का आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज में, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है M20 का या M25 का। M25 का क्या होता है? 1:1:2, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सैंड एंड 2 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। ये हो गया हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड देन मिक्स प्रोपोर्शन। जहां यहां पे M क्या डिनोट करता है? M डिनोट्स मिक्स, एंड ये जो वैल्यू है 7.5, 10, 15, 20, 25, ये नंबर क्या डिनोट करता है? नंबर डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। ये एक्सप्रेस करते हैं हम न्यूटन mm स्क्वायर में। ठीक है, ये न्यूटन mm स्क्वायर में हम एक्सप्रेस करते हैं इसको। नाउ द थर्ड इज मिनिमम क्लियर कवर। हमारा जो कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं हम बीम्स में, फुटिंग में, कॉलम में, स्लैब में, वो कितना होना चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम क्लियर कवर। ये पूछा भी जाता है एज पर IS कोड। जो फुटिंग पे हम मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं वो होता है 50 mm, और कॉलम्स के केस में कितना होता है? 40 mm। स्लैब और स्टीयर्स के केस में हम प्रोवाइड करते हैं क्लियर कवर 15 mm, और बीम के केस में हम प्रोवाइड करते हैं क्लियर कवर, वो होता है 25 mm। ये मिनिमम क्लियर कवर हम प्रोवाइड करते हैं एज पर IS कोड। नाउ द फोर्थ वन इज डेंसिटी। कुछ ऐसे मटेरियल है सिविल इंजीनियरिंग में जिसकी हमें डेंसिटीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसकी क्या डेंसिटी होती है? 2500 kg पर मीटर क्यूब। देन PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसकी क्या डेंसिटी होती है? 2400 kg पर मीटर क्यूब। स्टील की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। इसकी क्या डेंसिटी होती है? 7850 kg पर मीटर क्यूब।
सीमेंट की कितनी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब, और ब्रिक्स की क्या होती है 1600 to 1920 kg पर मीटर क्यूब। ये वेरी इसलिए करती है क्योंकि फर्स्ट क्लास ब्रिक की अलग डेंसिटी होती है और जो सेकंड क्लास ब्रिक की होती है उनकी कम होती है डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ द सेकंड पेज पे हमारा क्या है, ब्रेस्ट वॉल एंड रिटेनिंग वॉल्स। ब्रेस्ट वॉल और रिटेनिंग वॉल्स क्या होती हैं? ब्रेस्ट वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड अप हिल साइड ऑफ द रोड एंड द रिटेनिंग वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड डाउन हिल साइड ऑफ द रोड। मतलब क्या है कि अगर मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन बना के दिखा दूं हिल रोड्स का, वो कुछ ऐसे होती हैं हिल रोड्स। ठीक है, ये हमारा आ गया कैरेज वे। कैरेज वे हमारा कुछ इस तरह से आ गया, ये हमारा कुछ कैरेज वे है। ठीक है, जो हमारा अप हिल साइड पे प्रोटेक्शन वर्क लगता है ना, ये जो प्रोटेक्शन वर्क लगेगा यहाँ पे, इसको हम कहते हैं वी वॉल, जिसे हम ब्रेस्ट वॉल भी कहते हैं। और जो डाउन हिल साइड पे हमारा प्रोटेक्शन वर्क लगता है ना, जो डाउन हिल साइड पे हमारा प्रोटेक्शन वर्क लगता है, उसे हम कहते हैं आर वॉल। ठीक है, जिसे हम रिटेनिंग वॉल भी कहते हैं। जो अप हिल साइड पे हमारा प्रोटेक्शन वर्क होता है उसको हम ब्रेस्ट वॉल कहते हैं, जो डाउन हिल साइड हमारा होता है उसे आर वॉल कहते हैं। ये है इन केस ऑफ हिल रोड्स में। ठीक है, नाउ द सिक्स वन इज ग्रेड ऑफ सीमेंट। देयर आर 3 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। वो होता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। नाउ द सेवेंथ वन इज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में काफ़ी टाइम पूछा जाता है, वेट ऑफ स्टील बार। आप कैसे स्टील बार का वेट कैलकुलेट करते हैं केजी में पर मीटर लेंथ के लिए? उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी स्क्वेयर अपॉन 162.2, वेयर डी इज द डाया ऑफ द बार इन mm। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 mm बार का हमें वेट निकालना है पर मीटर लेंथ के हिसाब से, तो वो क्या हम फॉर्मूलाज करेंगे यूज। अगर 10 mm के लिए निकालना है 10 का स्क्वायर अपॉन 162.2, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर मीटर लेंथ के हिसाब से हमारा वेट आ जाएगा। ठीक है, नाउ द 8th वन इज स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस एज पर IS 456/2000 इज, इट शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 45 डिग्री। जो स्लोप होता है ना स्टेयरकेस का, वो मैं आपको बताऊं कि ये हमारी स्टेयर्स होती हैं। जो ये स्लोप होता है ना, ये जो एंगल होना चाहिए इसका, इट शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री। ये IS 456/2000 में दिया गया है इसका स्लोपिंग एंगल। ठीक है, नाउ द 9th वन इज कैम्बर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है काफी बार। कैम्बर को हम क्रॉस स्लोप भी कहते हैं। कैम्बर और क्रॉस स्लोप इज द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। होता क्या है कि कोई भी हमारा कैरेज वे होता है, मान लीजिए ऐसा, ये स्लाइटली सेंटर से रेज होता है। ठीक है, ये जो हम ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड करते हैं ना रोड्स में, कैरेज वे में स्पेशली, इसी को हम क्या कहते हैं, ये हम कैम्बर कहते हैं। ये एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो भी हमारा रेन वाटर हो वो इजिली ड्रेन ऑफ हो जाए। ठीक है, वो पेमेंट पे हमारे ना टिके ज़्यादा देर तक, तो उसी को हम कैम्बर कहते हैं। वो एक क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं इन द ट्रांसफर स्लोप। ठीक है, अब ये कहता है कि जो कैम्बर की वैल्यू हो वो कितनी होनी चाहिए। ये एज पर IRC, जो IRC रिकमेंड करती है वो वैल्यूज हैं। फॉर कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, अगर सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट है या थिक बिटुमिनियस सरफेस है जिसमें मोटी बिटुमिनियस लेयर है, तो उस केस में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 1.7% to 2%। 1.7% उस केस में जहां पे, उस जगह पे जहां पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम होता है, और 2% वहां जहां अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, और थिन बिटुमिनियस सरफेस, जहां पे पतली बिटुमिनियस सरफेस है, तो उस केस में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 2% to 2.5%। अगेन 2% वहां पे जहां पे
रेनफॉल कम होता है और 2.5% वहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। WBM एंड ग्रेवल पेमेंट, WBM इज द वाटर बाउंड मैकेडम, ठीक है। उस केस में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 2.5% टू 3%। अर्दन रोड, कच्चा रोड जो होता है उस केस में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 3% टू 4%, ठीक है। ये था कैम्बर की वैल्यू। और कैम्बर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशली पूछा जाता है। और जब भी आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जिनका रोडवेज का काम हो, हाईवेज का काम हो, तो उनमें मोस्टली ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नाउ द 10th वन इज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। वो कितना होता है, 30 मिनट्स। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इज 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, 600 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 10 आवर्स। ये आपको पता होना चाहिए। अब 11th है क्वालिटी टेस्ट ऑन सीमेंट एट साइट। ये क्वालिटी टेस्ट है सीमेंट पे एट साइट। दिस इज नॉट द टेस्ट ऑन सीमेंट इन लेबोरेटरी, वो अलग होते हैं जो हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं सीमेंट पे एट साइट। वो क्या हो गया, कलर टेस्ट, हम कलर चेक करते हैं कि सीमेंट का कैसा है। प्रेजेंस ऑफ लम्स, उसमें लम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अडल्ट्रेशन टेस्ट करते हैं, हम सीमेंट को फिंगर्स में लेके देखते हैं, वो स्मूथ फील होना चाहिए, रफ फील नहीं होना चाहिए। अगर रफ फील होता है दैट मीन्स कि वो अडल्ट्रेटेड है, उसमें सैंड या कुछ और मिक्स किया गया है। टेम्परेचर टेस्ट, जब भी हम किसी सीमेंट बैग में हैंड इंसर्ट करते हैं तो हमें वो कूल फील होना चाहिए, ठंडा फील होना चाहिए। फ्लो टेस्ट, फ्लो टेस्ट में क्या होता है, जब भी हम कुछ अमाउंट ऑफ सीमेंट किसी भी जार में डालते हैं, पानी के जार में, इट शुड नॉट सिंक इमीडिएटली, वो इमीडिएटली सिंक नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम तक फ्लोट करना चाहिए फिर सिंक करना चाहिए, ठीक है। सेटिंग टेस्ट होता है। डेट ऑफ पैकिंग टेस्ट, डेट ऑफ पैकिंग टेस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, वो विद इन 3 मंथ ही हमें सीमेंट यूज करना होता है, ठीक है। नाउ द 12th वन इज ओपीसी एंड पीपीसी। ओपीसी क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और पीपीसी क्या होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। होता क्या है कि पीपीसी कैसे बनता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जब हम पोज़ोलैनिक मटेरियल ऐड करते हैं लाइक फ्लाई ऐश, वॉल्केनिक ऐश, तो उससे क्या होता है, पीपीसी हमारा बन जाता है। ओपीसी से ही हमारा पीपीसी बनता है, ठीक है। नाउ द 13th वन इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना होता है, कंपास का कितना होता है लीस्ट काउंट, वो होता है 30 मिनट्स। थियोडोलाइट का होता है 20 सेकेंड्स। ये जो 1 डैश है दैट मीन्स 30 मिनट्स और ये 20 सेकेंड्स, ठीक है। अब ग्रेजुएटेड स्टाफ यूज इन लेवलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में। जो हमारा ग्रेजुएटेड स्टाफ यूज करते हैं लेवलिंग के केस में, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm, ठीक है। नाउ द 14th वन इज कारपेट एरिया और फ्लोर एरिया। जब भी आप कुछ ऐसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिनका काम मोस्टली बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कारपेट एरिया और फ्लोर एरिया। कारपेट एरिया इज द एरिया एनक्लोज्ड विद इन द वॉल्स। एक्चुअल एरिया टू ले द कारपेट, वो एरिया होता है जो विद इन द वॉल्स अवेलेबल होता है हमें, जो वॉल्स के विद इन एरिया अवेलेबल होता है वही होता है कारपेट एरिया। जहां पे हम कारपेट बिछा सकें वही हो गया हमारा कारपेट एरिया, ठीक है। उसी को हम फ्लोर एरिया भी कहते हैं। प्लिंथ एरिया और द बिल्ट अप एरिया। प्लिंथ एरिया इज द एंटायर एरिया ऑक्युपाइड बाय द बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स, ठीक है। प्लिंथ एरिया वो एरिया है जहां पे हमारी बिल्डिंग बनी है इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स। मतलब इस केस में मैंने बताया था जो इंटरनल एरिया है वो क्या है, कारपेट एरिया। ये जो एरिया अंदर अंदर अवेलेबल है वो है कारपेट एरिया। अब ये जो एरिया है आउटर टू आउटर, दिस वन टू दिस वन, तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्लिंथ एरिया और बिल्टअप एरिया इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्लिंथ एरिया एंड बिल्टअप एरिया। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर एलिवेशन।
ये भी काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है। सुपर एलिवेशन और कैंट, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं कैंट, इज प्रोवाइडेड टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स and to minimize the tendency of vehicle to overturn or skid by raising the outer edge of the pavement with respect to inner edge. ठीक है, providing a transverse slope throughout the length of the horizontal curve. अब मैं आपको समझाता हूं होता क्या है एक्चुअल में। जब भी हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल कर्व होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। जब भी हमारी कोई व्हीकल है वो हॉरिजॉन्टल कर्व से नेगोशिएट करती है, होता क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इट टेंड्स टू पुल द व्हीकल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये व्हीकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है। उस केस में हम करते क्या है कि जो कर्व्स पे आउटर एज होता है उसको हम रेज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो इसी जो रेज पोर्शन को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। इस वजह से और क्या होता है कि जो ओवरटर्निंग इफेक्ट आता है ना ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स, जो व्हीकल्स पे ओवरटर्निंग इफेक्ट आता है उसको भी मिनिमाइज करते हैं, और जो स्किड होती है व्हीकल इन आउटवर्ड डायरेक्शन उसको भी मिनिमाइज करते हैं ये सुपर एलिवेशन। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है एज पर IRC? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इज प्लेन और रोलिंग टेरेन एंड इज स्नो बाउंड एरियाज, वो कितना होता है 7% सुपर एलिवेशन रखते हैं। हिल रोड्स नॉट बाउंड बाय स्नो, उस केस में हम कितना सुपर एलिवेशन देखते हैं मैक्सिमम होता है 10%। अर्बन रोड्स के लिए हम 4% सुपर एलिवेशन देते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी for steel is equal to 1.15 and the factor of safety for concrete is equal to 1.5। अब इनकी आपको वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए, साथ में आपको ये पता होना चाहिए ये 1.15 स्टील के लिए क्यों होता है और 1.5 कंक्रीट के लिए क्यों होता है। स्टील जो होता है हमारा इंडस्ट्री में बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है, वेयर वी हैव हाई स्किल्ड सुपरविजन और कंट्रोल्ड कंडीशन होती है, वहां पे मेंटेन टेम्परेचर वगैरह होता है, इसलिए हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है 1.15। वेयर एज कंक्रीट के लिए हमारा उतनी हाई स्किल्ड सुपरविजन नहीं होती है और कोई मेंटेन टेम्परेचर भी नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट का होता है वो ज्यादा होता है 1.5 होता है एज कंपेयर टू स्टील, उसका होता है 1.15। तो यही रीजन है कि स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्यों कम लेते हैं और कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा क्यों लेते हैं, ये पूछा जाता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स हैं जो सीमेंट बैग से रिलेटेड हैं। वेट ऑफ वन सीमेंट बैग कितना होता है, एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है 50 kg। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने सीमेंट बैग्स आते हैं, वो आते हैं 28.8 बैग्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग कितना आ गया, वो आता है 0.0347 मीटर क्यूब और 1.23 CFT, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज DPR। DPR किसे कहते हैं? DPR मीन्स द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक डिटेल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी जाती हैं जिसमें सारे प्लान्स इंक्लूड होते हैं, पूरी एस्टिमेट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नाउ 1 BHK मीन्स 1 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। अगर ये 2 BHK होता, 2 BHK मीन्स 2 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। अगर 3 BHK होता तो उस केस में क्या होता है 3 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन, ठीक है। अगर आप और भी पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, तो मैं आपका नेक्स्ट पार्ट 2 भी बनाऊंगा इस वीडियो का, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।